हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। और आज की क्लास हमारी जो क्लास है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज हम इस क्लास में अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। द चैप्टर नंबर 3 का नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इस वाले चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कब एप्लीकेबल होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो इसमें हम सारे का सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे। कितनी तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। आईसीआई ने जो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए गए हैं वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी क्या होती है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, जनरली एक्सेप्टेड जिसको गैप कहते हैं, GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है। तो इसमें हम काफी कुछ पढ़ेंगे, काफी कुछ है इसमें पढ़ने का, काफी लेंथी चैप्टर है। अच्छे से इसमें हर एक डिस्कशन की बात करेंगे। अगर मैं चैप्टर की पहले बात करूं, अगर मैं चैप्टर आउटलाइन का बात करूं तो इसमें हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने को मिलेगा वो पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है, हम इसके अंदर पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है, वो बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे नीड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत क्यों पड़ी, नीड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तीसरा हमारे पास आता है लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। चौथा किन किन के ऊपर एप्लीकेबल होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ओवरव्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, प्रॉपर ओवरव्यू देना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, ओवरव्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ग्लोबल इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। IFRS, इंटर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम क्या होता है। GAP, इन जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है। तो इन सब की हम बात करके यहाँ पर चलेंगे इस वाले चैप्टर के अंदर। क्लियर है। तो पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट है जिसको इशू किया गया है, इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, या गवर्नमेंट के द्वारा या किसी रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा, ठीक है ना, जिसको इशू किया गया है ICAI के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा या किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या है, रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या है, NFRA, नेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग अथॉरिटी, NFRA, ठीक है ना, जिसको इन्होंने इशू किया है। ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट होते हैं, ये रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट होते हैं जिनको इशू किया गया है बाय द एक्सपर्ट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, बाय द गवर्नमेंट और बाय द रेगुलेटरी बॉडी। और यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी का नाम क्या है, NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ठीक है ना। अब ये क्या बात करती है, इसके अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर क्या क्या कवर होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर कवर होता है रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें क्या बताता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें क्या बताता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें बताता है रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन
और क्या बताता है? मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। ये चार चीजें जो है जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें बताते हैं। और किस चीज से रिलेटेड है ये? ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। क्लियर है? अब क्या होता है इसको एक बार अच्छे से प्रॉपरली पढ़ लेते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांजैक्शन, रिकॉग्निशन किसकी करता है ये? ट्रांजैक्शन एंड अदर इवेंट्स। द पॉइंट में बी एक्सप्लेन एंड अंडर रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। Recognition is the process of incorporating item in the balance sheet, statement of profit and loss account. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें बताता है कि कौन सा आइटम जो है, कौन सा आइटम बैलेंस शीट में जाएगा, कौन सा आइटम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। इट इन्वॉल्व द डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम in the words and by the monetary amount and includes inclusion of the amount in the total of the balance sheet या statement of profit and loss account. Accounting standard tell us which item to recognize in the balance sheet and which one in the statement of profit and loss account. जैसे हमें पता है फर्नीचर किस में जाएगा? फर्नीचर इट इज एसेट्स, ये एसेट साइड में जाएगा। रॉ मटेरियल किस में जाएगा? रॉ मटेरियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में। हमें सब कुछ पता है, ठीक है ना। तो ये रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट हमें क्या बताता है? ये बताता है कि ट्रांजैक्शन का कौन सा आइटम बैलेंस शीट में जाएगा, कौन सा आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, क्या अमाउंट होगा, किस अमाउंट में हम दिखाएंगे, ठीक है ना। तो वो हमारे पास जो है वो रिकॉग्निशन बताता है। मेजरमेंट ऑफ द ट्रांजैक्शन, मेजरमेंट। Accounting standard also provide guidance as to what monetary amount should be allocated to the transaction and event. ये कहना चाह रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें ये बताता है कि कितना अमाउंट, what monetary amount should be allocated to transaction. Measurement, what monetary amount should be allocated to the transaction, to the transaction. That is, this help in measurement of qualification of item. जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट प्रोवाइड that for the initial recognition of an item for the PPE, the cost of item to be considered as purchase price less total disclose discount and rebates. मतलब मेजरमेंट के अंदर हमें ये पता चलता है कि कितना अमाउंट जो है हम क्या करेंगे, दिखा के यहाँ पर चलेंगे, बैलेंस शीट के अंदर कितना अमाउंट दिखा के चलेंगे। जैसे अगर कोई टोटल अमाउंट था, टोटल अमाउंट कोई हमने परचेज अमाउंट था हमारा, जो हमारी कॉस्ट थी, हमने परचेज किया कोई प्लांट एंड मशीनरी, कोई प्लांट, उसमें हमें कोई डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट जो होगा वो माइनस होगा। ये मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। मेजरमेंट मतलब एब्स्ट्रैक्शन सब्सट्रैक्शन किस तरह से रहेगा, फॉर्मूलास क्या रहेंगे, फॉर्मूलास। क्लियर है? तीसरा प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, presentation of accounting transaction. Accounting transaction also deal with, accounting standards जो होते हैं वो डील करते हैं with the manner of presentation of transaction. जो accounting standards होते हैं वो डील करते हैं, किस चीज से डील करते हैं? वो डील करते हैं with the manner of presentation of transaction, presentation of transaction. जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो डील करते हैं किससे? विद द मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट इन द बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो ये बता के चलते हैं कि भाई किस तरह से हम प्रेजेंट करेंगे, एक बैलेंस शीट को हम किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को किस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है ना। जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आएगा, फाइनेंस एक्टिविटी में क्या क्या आएगा।
तो ये प्रेजेंटेशन की बात होगी कि किस तरह से बैलेंस शीट को प्रेजेंट करना है, किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रेजेंट करना है, हमारा वो इसके अंदर कवर होकर यहाँ पर चलेगा। क्लियर है? आगे बात करते हैं डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर ऑफ ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन आल्सो डील विद द मैनर ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ ट्रांजैक्शन। ये हमें बताता है कि हमें क्या क्या डिस्क्लोजर देने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के अंदर हमें क्या क्या डिस्क्लोजर देने हैं। फॉर एग्जांपल पैराग्राफ 37 ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रोवाइड दैट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ग्रॉस एंड नेट कैरिंग अमाउंट ऑफ द property plant equipment at the beginning and at the end of the accounting standard showing addition, disposal, acquisition, other movement should be disclosed separately। मतलब ये कहना चाह रहा है कि आप नोट्स टू अकाउंट्स भी प्रॉपर बता के यहाँ पर चलोगे, जिसमें आप डिस्क्लोजर देके चलोगे प्रॉपर। नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर, नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर आप प्रॉपरली क्या देके चलोगे, डिस्क्लोजर देके चलोगे। ये चीज यहाँ पे लिखी होती है। क्लियर है? तो अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर क्या कवर होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर हमें ये बताता है कि किन किन आइटम्स को हम रिकॉग्नाइज करेंगे, हम किन किन आइटम को बताएंगे कि बैलेंस शीट के अंदर जाएगा, किन किन आइटम को बताएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाएगा। मेजरमेंट में हमें ये पता चलेगा कि हमें अमाउंट कितना दिखाना है ना। तीसरा प्रेजेंटेशन, कि किस तरह से हम अपनी बैलेंस शीट को, किस तरह से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को इनको क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। और चौथा हमारे पास आता है डिस्क्लोजर्स, कि भाई क्या क्या डिस्क्लोजर जो है, किस तरह से हम डिस्क्लोजर देके यहाँ पर चले। क्लियर है? आगे बात करते हैं नीड ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत क्यों पड़ी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत क्यों पड़ी, बात करते हैं। द नीड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बी नीड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, नीड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। पहली जरूरत क्यों पड़ी, इंप्रूवमेंट ऑफ क्रेडिबिलिटी, इंप्रूवमेंट ऑफ credibility, improvement of credibility and reliability, and reliability of financial statement, of financial statement। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी और उसकी क्रेडिबिलिटी, कि भाई लोग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है किसी कंपनी की उस पर अच्छे से रिलायबल करें, अच्छे से विश्वास हो। एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि पूरा जो बिजनेस सेक्टर है एक यूनिफॉर्म अकाउंटिंग गाइडलाइंस को, एक यूनिफॉर्म अकाउंटिंग स्ट्रक्चर को फॉलो करे। द एक्यूरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्रिएट environment of confidence among the user of accounting information by providing a uniform structure of uniform guidelines which provide credibility and reliability to the accounting standard। क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के आने से ये पता चलेगा कि सबको क्या क्या चीज फॉलो करनी है, अपने बैलेंस शीट के अंदर, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के अंदर क्या क्या आइटम डालने हैं। यूनिफॉर्मिटी आएगी जिससे क्या होगा, लोगों का जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देख रहा है, जो भी उस पर विश्वास कर रहा है, उसका जो विश्वास है, जो रिलायबिलिटी है, वो क्या हो, इंक्रीज हो, एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर हो। क्लियर है? दूसरा कंपैरेटिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेक इजी। जो कंपैरेटिबिलिटी होती है, कंपैरेटिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज एनहांस्ड इफ द सेम मे बी कंपेयर्ड इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। अगर एक ही बिजनेस लाइन की, एक ही सेक्टर की दो कंपनी जो है, मानो टाटा हो गई या रिलायंस हो गई, अगर आपको उन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है कि कौन सी अच्छी कंपनी है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताएंगी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तभी बताएंगे ना जब दोनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ही फॉर्मेट में बनी हो। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आने से यूनिफॉर्मिटी आई है, जिससे हम एक बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दूसरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर है? दूसरी कंपनी के बिजनेस से कंपेयर कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट,
बेनिफिट टू द अकाउंटेंट और ऑडिटर्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के आने से अकाउंटेंट्स को, ऑडिटर्स को क्या हुआ है, बेनिफिट हुआ है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड अ बेसिस ऑफ यूनिफॉर्म अकाउंटिंग प्रिंसिपल ड्यू टू द रीजन देयर इज लेस पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड being committed by the accountant. There is more transparency in the accounting information. Since the accounting profession follow the accounting standard without any exception, they are helpful not only to the accounting entity but also to the accountant and the auditors. Any type of misinformation can be lead to a strict action against the accountant and auditors. ये कहना चाह रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आने से क्या हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आने से यूनिफॉर्मिटी आई है। अब एक बता दिया है कि भाई ये फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। अब वो जो फॉर्मेट के अंदर जो जो भी आइटम है अकाउंटिंग के वो सब डलेंगे। तो यहाँ पे जो फ्रॉड के चांसेस हैं, फ्रॉड के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है ना। तो फ्रॉड की पॉसिबिलिटी जो है कम हो जाती है, जिसकी वजह से पूरी क्या आती है, ट्रांसपेरेंसी आती है, पारदर्शिता आती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर, ठीक है ना। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर क्या आती है, पारदर्शिता आती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, कोई भी अगर कोई मिस इंफॉर्मेशन, अगर कोई भी कोई फ्रॉड करने की या कोई मिस इंफॉर्मेशन करने की ट्राई करता है तो उसके अगेंस्ट क्या लिए जाएंगे, स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। क्लियर है। आगे बात करते हैं एडिशनल डिस्क्लोजर, इसकी बात करते हैं। There are certain area where the important information is not required to be disclosed by law. Accounting standard required to disclose such matters such as method of depreciation, change in the method of depreciation, and which help the user to the financial statement to take an important financial decision. भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने क्या बोला है कि आप एडिशनल डिस्क्लोजर भी दोगे जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं फाइनेंशियल डिसीजन लेने में। तो अगर कोई ऐसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी होती है जो क्या है कि लॉ ने तो क्या नहीं किया, जरूरी नहीं किया, लेकिन आप उसको बता के चलोगे, ठीक है ना। इवैल्यूएशन ऑफ द मैनेजरियल एबिलिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर यूजफुल इन मेजरिंग द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट रिगार्डिंग द प्रॉफिटेबिलिटी, liquidity, solvency, and other general area of progress of the enterprise. In the absence of accounting standard, it would be difficult to evaluate the managerial efficiency because there is no basis to compare the financial statement of one enterprise with those of another enterprise. Each enterprise would evolve its own rules standard to suit its own purpose, and users would therefore not be able to get a true and fair view of the accounting. भाई एक मैनेजरियल एबिलिटी का भी इससे क्या होता है, मीजर होके चलता है। मान लो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्या हुआ, पता चला कि भाई हाँ एक कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, एक कंपनी की जो लिक्विडिटी है, सॉल्वेंसी है, वो क्या है, एक अच्छी है, काफी अच्छी है, प्रॉफिट कंपनी अच्छा कर रही है, कंपनी के पास क्या कैश काफी ज्यादा है, ठीक है ना, कंपनी डेट जो है वो अच्छे से रिपे कर सकती है। तो हम मान के चलेंगे वहां की जो मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट क्या है, अच्छी मैनेजमेंट है। एक कंपनी बिल्कुल घाटे में जा रही है, बिल्कुल लॉस में है, तो हम ये कह के चलते हैं कि वहां की मैनेजमेंट जो है अच्छी मैनेजमेंट नहीं है। तो ये भी इससे क्या होता है, मैनेजरियल एबिलिटी का पता चलता है कि भाई आपके कंपनी के अंदर मैनेजरियल एबिलिटी क्या है। क्लियर है। हेल्पफुल टू द गवर्नमेंट the government official would find the financial information useful for economic planning, market analysis, tax collection. भाई गवर्नमेंट अफेयर जो है उनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजफुल होती है किस चीज के लिए, इकोनॉमिक प्लानिंग करने के लिए, मार्केट को एनालाइज करने के लिए, टैक्स कलेक्शन के लिए। अगर एक अच्छा क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है तो गवर्नमेंट को भी रूल्स रेगुलेशन बनाने में हेल्प मिलती है। तो ये हमारे पास इतना हमने अभी पढ़ा है, हमने ये चैप्टर शुरू कर लिया है। आज की क्लास थोड़ा इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको खींचेंगे चैप्टर को, आगे इसको बढ़ेंगे लेके। हमने अपना चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट कर लिया है, तो आज हम इतना ही करेंगे इस क्लास के अंदर, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इसको अच्छे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।